Hi everyone, this is Harshita and welcome back to my channel. I hope सबकी दिवाली बहुत अच्छी हुई हो। मजा आया दिवाली में इस बार। क्या ये वाली दिवाली पहले बचपन वाली दिवाली जैसी नहीं थी। तो आज हमें लास्ट चैप्टर करना है क्लास 12 का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इस चैप्टर से एंड क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको सेम पैटर्न रखेंगे। आई विल लेट यू नो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी में। उसके बाद उसे स्टार्ट करेंगे करना एंड उसके साथ ना इस क्लास में मैं पीवाईक्यू भी लेके आएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा आपका बायोडाइवर्सिटी का यूनिट। दिख रही है ना स्क्रीन मेरी और चैप्टर भी। छोटा सा चैप्टर है। एक नहीं, मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। हम्म, दो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से एंड कंपेरेटिवली बहुत इजी चैप्टर है ये वाला। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। चैप्टर के नोट्स इसी के साथ अटैच्ड है। क्वेश्चंस ये रहे कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस। पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपके मैंने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके साथ ही साथ आंसर्स भी उसके नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, बट मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगी ना उसमें आंसर्स नीचे नहीं होंगे। उसमें आप स्क्रॉल करना, मतलब स्वाइप करना थोड़ा सा ऐसे करके ना, तो यहाँ पर होंगे उसके सारे आंसर्स। ठीक है, चलो। और ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। देन वी मूव अहेड। पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज कितने हैं इसके? 67 पीवाईक्यूज है एंड उसके आंसर्स ये रहे आपके। ये रही आपकी पीवाईक्यू की आंसर की 35 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसी के साथ अटैच करे हुए हैं। ठीक है, और ये रहा आपका उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी है। फर्स्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज कि इसका अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है इन तीन ग्राफ से। तो ये तीन ग्राफ आपको एज इट इज याद करने हैं, जो आज की क्लास के बाद आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो या, तो हम कहाँ पर थे कि स्पीशीज एंड स्पीशी एरिया एंड रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, जिससे आपका ये वाला जो ग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे अगर हम मूव करें तो आता है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक बार देख लो। यहाँ पर आपका चार पॉइंट्स। फर्स्ट इज योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, then your alien species interaction, habitat loss, and fragmentation. And the last one is coexistence. अब आते हैं हम। आप इसे कंजर्व कैसे कर सकते हो? कंजर्वेशन के दो तरीके हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब आ जाओ आप एक बार यहाँ पर ना क्वेश्चंस देख लो। इम्पोर्टेंट एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सॉरी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 18 से लेके 38 20 क्वेश्चन आए हैं एंड कंजर्वेशन पे भी कुछ 15 to 20 क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। उसी के हिसाब से हम लोग आज की क्लास उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। प्लस जिस जिसको ये नोट्स चाहिए वो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हर्षिता सांगर के नाम से ही है। जिसको ज्वाइन दैट चैनल, उसके अंदर मैं नोट्स प्रोवाइड करने आपको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इफ एन alien species from distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would be most probably the enormous diversity of life
that he would encounter. Even for humans, the rich diversity of living organisms with which they share this planet never ceases to innovate and facilitate us. The common man would find it hard to believe, but there are more than 20,000 varieties of ants. Imagine ants giving 20,000 varieties are present, 3 lakh varieties of beetles, 28,000 varieties of fishes, and you won't believe 20,000 varieties of ostrich are present in Earth. Asking an important question, why are there so many varieties? इतनी सारी varieties क्यों है? Did much varieties exist throughout the earth history? मतलब कि ये जो आपकी अर्थ में जो इतनी सारी varieties है वो क्या हमेशा से थी या फिर अभी आई, कम थी, ज्यादा थी, और इस इतनी सारी varieties का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है ह्यूमंस को, अर्थ को? ठीक है, ये सब हमें आज के चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, so, biodiversity in our biosphere, immense diversity exists not only at a species level, सिर्फ species level पे ही exist नहीं करती, but at a range of macroscopic level. किस पे भी करती है? Macroscopic to your biome level. Macroscopic is the most सबसे छोटी unit and biome is the सबसे बड़ी unit. ठीक है? Biodiversity is a term popularized by sociobiologist एडवर्ड विल्सन। इम्पोर्टेंट नेम है, किसने बायोडाइवर्सिटी का नाम कॉइन किया था? दैट इज एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू में भी आ सकता है। एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लूँ एक बार मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना क्या? राइट, चलो। Okay, so Edward Wilson to describe the diversity at the all level of biological organization. The most important of them was first was the genetic diversity. A single species might show high diversity at its genetic level. क्या कह रहा है ये कि जेनेटिक लेवल पे ना बहुत हाई डाइवर्सिटी कोई स्पीशी शो कर सकती है। कैसे कर सकती है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये पढ़ो। एक मेडिकल प्लांट है वॉल्फिया, ग्रोइंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ हिमालयाज। हिमालय एक मेडिकल प्लांट है, यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस। वो बहुत सारी रेंजेस में कहाँ ग्रो करता है? हिमालय में ग्रो करता है। ठीक है, फॉर एंड फॉर व्हाट? एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। एक केमिकल प्रोड्यूस करता है प्लस दैट इज यूज फॉर दैट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, for the active हो गया ये। India has more than 50,000 different varieties of rice. Very important, very 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 important। मैंने ये repeated question देखा है आपकी बायो की बुक में। सी हमें बायो कैसे पढ़नी है ना, अगर आप क्लास 11 देखोगे ना, क्लास 11 में ना कुछ कुछ टॉपिक्स इतने इंटरलिंक्ड है। दो चैप्टर, एक चैप्टर में पहले सेकंड चैप्टर में आ रहा है, फिर रिपीट करके वो फिफ्थ चैप्टर में आ रहा है, देन वो प्लांट फिजियोलॉजी में आ रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स में आ रहा है। जितने ही रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं ना उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंड ये उनमें से एक है जिसमें से 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू भी आया हुआ है एंड दूसरे चैप्टर से भी ये लिंक है, तो प्लीज इसको याद रखो। कितनी वेराइटीज प्रेजेंट है हमारे इंडिया में? 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस आर प्रेजेंट इन इंडिया। ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट स्पीशी लेवल में क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना उसमें एम्फीबियंस की जो पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी नहीं, जो एम्फीबियंस प्रेजेंट है ना वेस्टर्न घाट्स में वो ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। देन आते हैं आप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगा? एक इकोसिस्टम के लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे वी सी डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन आपकी कंट्रीज लाइक नॉर्वे। ओके, it has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity. बहुत साल लग गए हैं इतनी rich diversity को आने में, but अगर ये diversity conserve नहीं रही तो less than
2 सेंचुरीज में हमारी जो पूरी डाइवर्सिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। देखो, millions of years for evolution to accumulate this rich diversity in nature, but it could be lose all the wealth in less than 2 centuries। अगर ऐसे ही लॉस होता रहा तो विद इन 2 सेंचुरीज हमारी पूरी जो डाइवर्सिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कितनी अर्थ में वो भी पता करनी है हमें, एंड कितनी हमारे इंडिया में है, हमें उसके बीच में एक कंपैरिजन है इस पूरे चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितनी है वो कौन बताएगा भाई, कि कितनी स्पीशीज है प्रेजेंट वो बताएगी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेम्ड एज IUCN। ओके। The total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. 1.5 million species नहीं 1.5 million animals and birds नहीं present। क्या 1.5 million present है? 1.5 million species of animals and birds are present। तो एक स्पीशीज में कितने ज्यादा होंगे यू कैन इमेजिन। ठीक है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया, सारी काउंट ही नहीं कर सकते तो आइडिया कैसे होगा। येट टू बी डिस्कवर्ड and described, estimated very very widely, and many of them are only dated guesses for many taxonomical groups, species, interaction, and more complete in temperature, considering that only large biologists make a statistic temperature. Okay, फिर आता है आपके सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 million, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिक साउंड दैट 7 million। किसने बताया था? आपके रॉबर्ट मे सर ने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 7 million स्पीशीज आर प्रेजेंट। IUCN ने पहले कितने कहा थे? 1.5 million, बट रॉबर्ट मे सर ने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 7 million स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब आ जाओ आप इस ग्राफ पे, इस ग्राफ को आपको 70% फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, बाकी 30% आपको इस क्लास पे आ जाएगा ना। ओके, लेट अस लुक some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the current available species. More than 70% of all the species of animals, wild plants, comprises of no more than 22% of total. Among plants, insects are the most rich species, मेकिंग अप टू 70% ऑफ द टोटल। ये क्या कह रहा है कि आपका जो अगर 100% आपके एनिमल्स का अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें से सबसे ज्यादा रिच कौन है? आपके इंसेक्ट सबसे ज्यादा रिच है। कितने? 70% को कवर करके रखते हैं इस 100% को। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आपको 10 एनिमल्स दिए हुए हैं ना, उसमें से आपके 7 जो होंगे ना वो क्या होंगे? इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, again, how do we explain the normal diversification of insects? The number of fungi species involved is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals। जितनी fungi हमारे अर्थ पे है ना वो animals, fishes, mammals, amphibians and reptiles की species से भी ज्यादा है। ठीक है, इतनी enormous diversity है। चलो, अब आप एक बार इसका ये देख लो। अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स का देखोगे ना, इन्वर्टिब्रेट्स में आपका क्या दिया हुआ है? सारे एनिमल्स दिए हुए हैं इन्वर्टिब्रेट्स में। इन्वर्टिब्रेट्स अगर आपका ये पूरा 100% है तो ऑलमोस्ट 70% किसने ऑक्यूपाई करा हुआ है? आपके इंसेक्ट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसी से क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक PYQ दिखाती हूँ इसका, आपको फिर ना और कॉन्फिडेंस आएगा कि इसी से क्वेश्चन आता है। देखो, ओके, एक शीट ऊपर लगी हुई है क्या? राइट, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ही है इसका। 2014 के पेपर में आया था कि गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स व्हाट ग्रुप ऑफ 4 पोर्शन। इसमें आपसे 4 पोर्शन पूछे हुए थे। अगर आपको पता होगा कि 70% मतलब मैक्सिमम इंसेक्ट्स करते हैं तो आपके 2 ऑप्शन में से देन यू हैव टू सी B C D। तो भाई याद पूरे करने हैं। एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ, एक और आया था 7% वाला। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, हाईएस्ट, ये देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन वर्ल्ड किसका था? फंजाई।
ओके, ये भी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलो वो वाला क्वेश्चन हम तब करेंगे जब आपको के इन पे क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। आई एम प्लानिंग कि आज मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी कराऊं, बाकी आपकी मर्जी है कि कितना कर लोगे आप लोग, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ लैंड एरिया, वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% है इंडिया के पास, बट इट शेयर्स अ ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी इन impressive 8.1%. That is what makes our country one of the 12 mega diversity country of India. कितनी? One of 12 mega diversity. Nearly 45,000 species of plants and twice many animals has been recorded from India. How many living species are actually there waiting to be discovered? कितनी सारी species तो ऐसी होंगी जो अभी तक discover ही नहीं हुई. If we accept May's global estimate, only 22% of total diversity has been recorded. अगर 7 बताई थी ना सर ने स्पीशीज, उसका भी सिर्फ 22% ही, जितनी एक्चुअल है ना उसका 22% और 7 मिलियन जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अप्लाइंग दिस पोर्शन ऑफ फिगर 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट, 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इसको हमें इतना नहीं करना। अब आ जाते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे फोकस करेंगे, बट हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, लाइक टेम्परेचर, इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए सारी जगह पे क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। For many groups of animals and plants, there are interesting patterns in diversity. The most well-known being the latitudinal gradient. In general, the species diversity decreases as we move away from the equator. अगर आप देखोगे कि अगर हम इसको एक वो करें, इसको हम सॉरी, ये हमारा इक्वेटर है, तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, आपकी जो स्पीशी डाइवर्सिटी है ना वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर हम एक पिरामिड बना लेते हैं तो आपकी ऐसे स्पीशी डाइवर्सिटी कम होती है। देखो, ये देखो, मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड पोल्स तक जाते जाते कम होती है। क्यों होती है? ड्यू टू टेम्परेचर, पानी, सनलाइट कम आना, दीज आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, उसकी स्पीशी डाइवर्सिटी कितनी है? 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क की 41 डिग्री नॉर्थ, उसकी कितनी है? 105 डिग्री। ग्रीनलैंड में और कम हो गई 56 डिग्री, क्योंकि ग्रीनलैंड और इक्वेटर से दूर है, ठीक है। The forest of tropical region has up to 10 times of the species of vascular plants as a forest of USA. The large tropical Amazonian rainforest of South has the greatest biodiversity in Earth. 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 species of birds, 427 species of mammals, 427 species of amphibians, etc. etc. Scientists estimated that in these rainforests there might be at least 2 million species of what? Insects. Insects की popularity सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अब आते हैं कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेचर, रीजन आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट glaciation of past tropical latitudes has been remained relatively undistributed for millions of years and long evolutionary times for species diversities. Tropical environment, unlike temperature ones, are less seasonal. लेस सीजनल का क्या मतलब है कि ना वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, मतलब अनप्रिडिक्टेबल टेम्परेचर नहीं है। अगर गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी ही चल रही है, एकदम से ठंड नहीं हो गई, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से ना एनिमल्स को भी अडेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, तो देयर आर मोर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सनलाइट ज्यादा अवेलेबल है तो और अच्छी हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, और अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी और अच्छी तरीके से एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है।
अब आता है आपका एक क्वेश्चन कि मैम क्या ये सब कुछ याद करना है, कितनी कितनी डाइवर्सिटीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ याद नहीं करता, ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। स्पीशी एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड एक आपको जो नाम याद करना है, अलेक्जेंडर वॉन हमने। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या बताया था आपको, ऑब्जर्व दैट विद इन रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। आप जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करते रहोगे उतनी ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती रहेगी, बट ओनली अप टू अ टाइम। मतलब जो आपकी ये क्या कह रहे हैं कि ना, आप जितना एरिया एक्सप्लोर करोगे, स्पीशी की रिचनेस जितनी आप एक्सप्लोर करते रहोगे उतनी बढ़ती रहेगी, बट अप टू अ टाइम, मतलब एक टाइम के बाद उनकी स्पीशी रिचनेस बंद हो जाएगी, ठीक है। फॉर अ वाइड एरिया बोर्ड्स टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर, और ग्राफ कैसा बन रहा है उनका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में बन रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ आ जाते हैं इसमें, दो तीन ही ग्राफ होते हैं जनरली आंसर में, एक होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और दूसरा होता है सिग्मॉइड शेप, ठीक है। जनरली यही दो आंसर्स होते हैं, बाकी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि भाई ग्राफ की इक्वेशन क्या बताई थी सर ने। ग्राफ की इक्वेशन बताई थी, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। इस पे आपका एक क्वेश्चन अगर आ गया तो ये आएगा कि भाई ये बताओ log s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, log c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर दो इक्वेशन दे दी लाइक कि log c इज इक्वल टू log s प्लस z a। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, सॉरी। तो ये इक्वेशन जो है वो आपको एज इट इज याद करनी है, प्लस एस फॉर स्पीशी, स्पीशी तो याद हो जाएगा, ए फॉर एरिया, एरिया ये भी ऑब्वियस है। अब आते हैं आप जेड एंड सी पे। जेड जो है आपका दैट इज योर क्या, जेड आपका क्वेश्चन है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। जेड है आपका स्लोप ऑफ लाइन एंड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, सॉरी 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 कोफिशिएंट। अब आते हैं सी पर, सी क्या है आपका, y इंटरसेप्ट। Okay, ecologist has discovered that the value of z lies between, वैल्यू कितने में लाई करेगी, 0.2 to 0.1। ओके, तो ब्रिटेनबर्ग कैलिफोर्निया स्लोप ऑफ बट इफ वी एनालिसिस द species area relationship among very large area like the entire continent, we'll find the slope of line मच स्टीपर। वैल्यू अगर हम बहुत सारे एरिया को मेजर करेंगे तो z की वैल्यू कितनी जा सकती है, 0.6 टू 1.2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल carnivorous fruit eating birds and mammals, ये सब बेकार है, ये सब नहीं पढ़ना। द इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। ओके, चलो आगे चलते हैं। डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। This is the question for which ecologist has not been able to define an answer. A stable community should not show much variation. मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट रीसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि यार बहुत सारी ना वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम वेरिएशन को म्यूटेशन से भी रिलेट करें तो म्यूटेशन भी हम लोगों को एंड स्लो एंड स्मॉल स्टेप्स में पसंद है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा म्यूटेशन एक साथ से हो जाएगी या बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगी तो क्या अल्टीमेटली लॉस तो स्पीशीज को ही आएगा। अब आता है एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था डेविड टिलमैन। उन्होंने क्या किया, डेविड टिलमैन found that the plot with more species showed less than year and year variation to total biomass. He also showed that in his experiment increased diversity to higher productivity. जितनी ज़्यादा diversity high हो जाएगी उतनी ज़्यादा productivity भी high होगी. Although we may not understand completely how species richness contributed to the well-being of ecosystem, we know enough to realize that the rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but impact on a very survival of human race and the planet.
इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव 15,000 एंड्स। एक चीज यहाँ पे है कि भाई बायोडाइवर्सिटी का ना लॉस हो रहा है। पहले कितनी बताई थी आपको, 20,000 वेराइटीज ऑफ एंड्स प्रेजेंट थी, तो अब कितनी बची है, ओनली 15,000 ऑफ एंड्स आर प्रेजेंट। अब हमें जो एक और वो पढ़ना है, दैट इज आपका रिवर प्रॉफिट हाइपोथेसिस। किसने दिया था सबसे पहले, पॉल एरिक सर ने दिया था। क्या कह रहा है वो, कि आपको क्या करना है, बस एक एरोप्लेन इमेजिन करना है। एरोप्लेन में क्या क्या इमेजिन करना है आपको, एक एरोप्लेन इमेजिन करो, उसके जो पार्ट्स है ना, हर एक पार्ट, लाइक उसका विंग हो गया या फिर कोई स्क्रू हो गया, जिससे पूरा एरोप्लेन बना है, वो है आपकी एक स्पीशी। बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो कोई भी इमेजिन कर लो। तो क्या हो रहा है कि ना धीरे धीरे एक एक स्क्रू ना निकल के गिर रहा है। निकल के क्या गिर रहा है बेसिकली, कि एक एक स्पीशी ना लॉस करे जा रहे हैं हम। हमारे अर्थ से स्पीशीज कैसे कम होती जा रही है। अगर हम देखें, इमेजिन करें उस एरोप्लेन में कैसे एक एक स्क्रू गिरेगा, पहले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आफ्टर अ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जब एरोप्लेन में से चीजें ज्यादा लॉस होने लग जाएंगी, तब हमारा जो एयरप्लेन है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। ऑल द पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवलेट। रिवलेट क्या हो गया, आपके स्क्रूज हो गए। उनको क्या टर्म दिया आपका, स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवलेट, मतलब हर एक पैसेंजर्स एक एक स्क्रू ले जाएगा, तो क्या होगा आफ्टर अ टाइम, अभी तो इट में नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, मतलब बिल्कुल इंस्टेंट आपका कोई लॉस नहीं होगा इनिशियली, बट आफ्टर अ टाइम जब बहुत सारे वो रिवेट्स रिमूव हो जाएंगे, तो एयरप्लेन जो होगा आपका डेंजरसली वीक पड़ जाएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से दैट में लेड टू क्रैश। ठीक है। अब आते हैं भाई, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी हुई है। क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा, अगर आपके इसमें से 20 PYQs आ चुके हैं 35 ईयर्स में, तो एक क्वेश्चन तो आपका फॉर श्योर आएगा ही आएगा यहाँ से। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species has been added throughout the earth, there is no doubt that there are continuing losses. अगर बहुत सारी नई स्पीशीज आई है, तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, मतलब लॉस जो है ना वो ज्यादा है जितनी स्पीशीज आई है। ठीक है। फर्स्ट की 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, तो ये बताया किसने, IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंटेड दैट कितनी स्पीशीज का लॉस हुआ है, 728 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 species of plants अभी तक हम लोग खो चुके हैं। एंड लास्ट 500 years में हमने कौन से एनिमल्स को लूज किया है, उसके सम एग्जाम्पल्स आर दीज। ये भी नहीं आएंगे, बस एक बार पढ़ लेना। द लास्ट 20 years alone has been witnessed the disappear of 27 species. Carefully analysis shows that the extinction cross across the taxa has not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinct. Adding the scenario, the fact that more than 15,500 species worldwide are facing threat of एक्सटिंक्शन, कि ये जो स्पीशीज है दीज आर इन थ्रेट, कि ये स्पीशीज जल्दी खत्म हो जाएंगी, जिसमें से 12% आपकी बर्ड्स है एंड 23% मैमल्स है। ठीक है। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू fossil records, we learn the large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened in the period 3 billion years since the origin of biodiversity. How it is a sixth extinction present in the source different from the previous episode. The difference is the rate and the current species extinction बहुत ज़्यादा, approximately 100 to 1000 times faster जो है आपका extinction हो रहा है। ठीक है। ओके। अब आते हैं हम कैसे कैसे हो रहा है। सम आपके जो कुछ इन्होंने
कॉजेज दिए रखे हैं, हम उन कॉजेज को पढ़ लेते हैं। चार कॉजेज हैं, चार एज इट इज याद कर लें। फर्स्ट है आपका हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है कि जो आपका एरिया है ना जहाँ पर स्पीशीज रहती है, वही लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है, एंड वो स्पीशीज अब सर्वाइव नहीं कर पा रही है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss has come from a tropical rainforest, once covering 14% अर्थ को कवर कर रहा था ये फॉरेस्ट, और अब कितना रह गया है? सिर्फ 6% रह गया है। इमेजिन कितने परसेंट का लॉस हो गया आपका। मोर देन 8% जो है मैन ने उसको कवर कर लिया है। ठीक है। देन आते हैं हम 1000 हेक्टेयर्स ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट। एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि भाई अमेजोन फॉरेस्ट को और क्या कहते हैं, या फिर लंग्स ऑफ प्लैनेट कौन सा है? अमेजोन है, ट्रॉपिकल है, कौन सा फॉरेस्ट है? ठीक है। Okay, so having the millions and been cut and cleared of soybean converting grasslands for raising beef beetles, beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten the survival of many species. When large habitats are broke up into small fragments due to various human activities, ultimately गलती किसकी है? आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज की ही है। mammals and birds requiring large territories. Certain animals with migrated habitat and are badly affected. Second आपका जो पॉइंट है दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर मैम थोड़ा सा चीज लेके जाए ना तो दैट इज ओके, बट ओवर ग्रीड, नीड को ग्रीड में टर्न कर दिया है एंड वो पूरा ही ट्री काट रहे हैं, मतलब ओवर एक्सप्लॉइट करा जा रहा है एनिमल्स को। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा habitat loss हो रहा है हमें। Many species extinct in last 500 years were due to overexploitation by man. Presently, many marine fishes for population across the world harvested enlarging. थर्ड है आपका alien species invasion. When alien species are introduced, मतलब दूसरी स्पीशीज को आप इंट्रोड्यूस करोगे, उसकी वजह से भी लॉस होगा। कैसे होगा? कंपटीशन हो गया एक आपका। क्योंकि अगर एक स्पीशी, दो स्पीशीज एक साथ रहेंगी तो क्या होगा? एक स्पीशी तो दूसरे को मार ही देगी। ठीक है। थर्ड है आपका को एक्सटिंक्शन। When a species become extinct, the plant and the animal species associated with an obligatory way has become extinct. When a host fish species become extinct, the unique parasite also meets the same fate. मतलब क्या है इसका? अगर दो लोग, बेसिकली अगर आप उसका एग्जांपल लो कि एक वेल होती है, वेल के ऊपर एक इंसेक्ट सा बैठा रहता है, इंसेक्ट, और यू कैन से द पैरासाइट। पैरासाइट बैठा होता है वेल। रिमेम्बर ये हमने लास्ट टू लास्ट इकोसिस्टम से पहले वाले चैप्टर में किया था, जिसमें हमने कमेंसलिज्म एनालिसिज्म किया था। उससे देखो ये रिलेट होके ये वाला पॉइंट आ रहा है कि जो वो पैरासाइट होता है ना, वो न्यूट्रिशन लेता रहता है इस वेल के ऊपर बैठ के। अगर इफ इमेजिन कि ये वेल ही मर जाती है, अगर आपके सी से सारा पानी चला जाता है या फिर व्हेल के पास खाना नहीं होता, उसकी वजह से ये व्हेल ही मर जाती है, तो ये पैरासाइट भी तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा ना। समझ में आ गया? ये आपका बेसिकली क्या है? म्यूचुअलिज्म पे है ये पॉइंट। ठीक है। अब तो बहुत सारी बातें हो गई कि कितनी लॉस हो रही है। अब आते हैं कि हम इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं। वाई फर्स्ट तो वाई शुड बी कंजर्व। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो विद इन 2 सेंचुरीज हमारी पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। नैरो यूटिलाइजेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर वेरी ऑब्वियस। ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स है लाइक टैनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइज, ये सब कुछ हमें मिलते हैं। अब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें मिलेंगे भी नहीं अगर प्लांट्स की स्पीशीज खत्म होने लगी। 25% ऑफ ड्रग्स मेडिसिन मिलती है। दिस इज अ बेसिकली ओवरऑल वे कि आपको क्यों कंजर्व करने की जरूरत है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अमेजोन फॉरेस्ट लंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन कौन फिक्स करता है? आपका अमेजोन फॉरेस्ट ही फिक्स करता है।
अब आता है हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसे। कंजर्वेशन के अगर इफ यू सी दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इन सीटू करो या फिर आप एक्स सीटू करो। बच्चों को ना इन दोनों टर्म में बहुत प्रॉब्लम आती है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। इन सीटू का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे हमारा घर है, हम 5 लोग हैं घर में, ठीक है, 5 लोग हैं हम घर में, 1 2 3, इधर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 4 5, ठीक है। हम 5 लोग डेंजर में। अब एक चीज है कि आप हमारे घर में आओ और हम लोगों को बचाओ, घर में रहकर ही। दूसरा क्या कर सकते हो आप, हम लोगों को एक एक करके घर से बाहर निकालो और किसी सेफ एनवायरनमेंट में जाकर रख दो, ठीक है। यही है बस इन सीटू एंड एक्स सीटू कन्वर्सेशन। इन सीटू में मतलब इन से समझ लो, इन इन मतलब अंदर, घर के अंदर आओ और उसी स्पीशी के घर के अंदर आओ और उसे उसी के घर में कंजर्व करने की कोशिश करो। सेकंड है आपकी एक्सीटू कंजर्वेशन, कि आप उस स्पीशी को एक्स एक्स से क्या याद रखोगे आप, एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर, उस स्पीशी को उसके घर से बाहर निकालो और किसी और सेफ प्लेस पे जाके कंजर्व करो। आई होप अब आप लोगों को ये सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। अब हम एक बार इसमें से भी पढ़ लेते हैं। Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economic or not feasible to conserve all their biological wealth. The number of species waiting to be saved from extinction is far exceeded and conservation sources are available. Conservation sources बहुत available है, तो क्या क्या मैक्सिमम उनके ही घर के अंदर जाकर उन्हें कंजर्व करना। दे आर आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन। उसके लिए सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या करी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाती है, ठीक है। उससे देर आर हाई लेवल्स ऑफ स्पीशी रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ endemism, that is the species confined in the region are not found anywhere else। मतलब वो स्पीशीज जो है ना आपकी, वो एक ही रीजन में आपकी प्रेजेंट है, उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनिशियली देयर आर 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more than has been added to the list। 25 पहले से थे, 9 और ऐड कर दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके, 34 हॉटस्पॉट्स अभी है एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में, जिसके सम एग्जाम्पल्स आर वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडोब्यूना एंड हिमालयंस कवर द कंट्री एक्सेप्शनल हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ठीक है। लेस देन 2% ऑफ इंडियंस अर्थ लैंड एरिया। The number of species they collective harbor is extremely high and strict hotspot, reducing the mass by 30% की आपने वो कर दी। सेकेंड आपका जो है वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं आपके, 14। 90 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इनके नंबर याद रखने हैं, इसमें कोई आपको वो नहीं है, ठीक है। सीक्रेट ग्रोव्स कौन से है, खासी हिल्स, मेघालय एंड अरावली हिल्स। ये कहाँ पे है ये भी याद रखना है प्लीज, ठीक है। दो तीन बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्सीटू कंजर्वेशन। जो थ्रेटेंड है आपकी स्पीशीज एंड प्लांट्स, उन्हें क्या करते हैं, उन्हीं के हैबिटेट से टेक आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालते हैं एंड एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड मीडियम में रखते हैं। जैसे कि क्या हो सकते हैं वो, आपके जूस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पार्क्स हो सकते हैं, बोटानिकल गार्डन हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी नो नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशन। सबकी इक्वली जिम्मेदारी है। द अर्थ समिट भी हुआ था, कब हुआ था आपका, 1992 में हुआ था। मेजर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट सस्टेनेबल utilization of its benefits in the follow up the ये कुछ नहीं कहना आपको कि बहुत सारे फॉलो अप्स कर रहे हैं।
यहाँ हो जाएगा LC2 एंड HC2 भी कंप्लीट, और पूरा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, सबने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं कितनी देर की क्लास हो गई है। ये हो गया आपकी 40 and 45 मिनट्स की क्लास। मैं सोच रही हूँ कि ना आज की क्लास में ये भी कंप्लीट ही कर लेते हैं हम क्वेश्चन रख के। या एक काम करो, एक बार मैंने सारे क्वेश्चन ना आपके डाल दिए हैं, आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। मैं अभी ही, बिल्कुल अभी ये पोस्ट कर दूंगी, जैसे ही वीडियो पोस्ट होगी ना वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी आपकी PDF पोस्ट कर दूंगी बायोडाइवर्सिटी की। टेलीग्राम चैनल हर्षदा सैंगर के नाम से है, वो ज्वाइन दैट एंड एक बार आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इसकी मैं एक क्लास और शेड्यूल करूंगी जिसमें हम PYQs ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद ही क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आज की क्लास छोटी थी थोड़ी सी। ओके, तो भाई, सो गाइस, आज की क्लास हमारी, आज का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट, क्लास 12 कंप्लीट। एक बार पूरी क्लास 12 रिवाइज करेंगे, कब करेंगे ये आप डिसाइड करो कि अभी पूरी क्लास 12 रिवाइज करनी है या फिर 11 के बाद रिवाइज करनी है। ठीक है, अब आती है हमारी ये बात कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको क्लास 11 कैसे स्टार्ट करनी है। तो क्लास 11 के लिए मेरे को कमेंट आया था कि मैम, लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर जो हम कंप्लीट करेंगे, ब्रीदिंग नहीं करेंगे, इसमें से एक चैप्टर ना आपका रिमूव कर दिया है, मेरे ख्याल से वो बोर्ड्स में भी रिमूव कर दिया, वो बोर्ड्स में भी नहीं आएगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका रिमूव कर दिया है। आपके 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आ रहे हैं। ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वी विल स्टार्ट विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाला चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे उसके लीड में, और 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड से। तो यू कैन इमेजिन कितना। ओ नहीं नहीं नहीं, बोर्ड में नहीं आएंगे ना, क्लास 11 का चैप्टर है ये तो। बट 11 के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आप लोगों की तो मेरे ख्याल से यूटीएस चल रहे होंगे 11th में जितने बच्चे हैं। तो हम लोग क्लास 11 किससे स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं आपको पहले PDF दे देती हूँ, आप एक बार पढ़ो, उसके बाद मैं क्लास डालूंगी। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड से स्टार्ट करनी है हमें क्लास। क्लास 12 के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट देखो, मैंने सारे चैप्टर्स आपको लाइन बाय लाइन NCERT से पढ़ाए हैं। तो जिसको वॉच दैट पूरी सीरीज। उसके बाद हम क्लास 11 स्टार्ट करेंगे, उसके अप्रोक्सीमेटली आपके तो 3 चैप्टर काट दिए ना, तो आपके आ रहे हैं 19 चैप्टर्स है क्लास 11 के। वो भी हम 2 से 3 महीने में पूरे करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम थिंकिंग कि अगर बच्चे हैं जिन्हें लाइव क्लास में पढ़ना है तो मैं लाइव क्लासेस शेड्यूल करूँ, और हमें PYQs भी करने हैं, तो बहुत सारा काम है। प्लीज काम करना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, तभी सिलेक्शन होगा। ड्रॉप ईयर नहीं लेना जितने भी बच्चे मेरे से कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। एंड मैं एक वीडियो, मैंने आपको वो वाली सीरीज भी बताई थी द हर्षदा आर वाली, उसके अंदर मैं ब्रेस्ट कैंसर पे दूसरी वीडियो डालने का प्लान कर रही हूँ। एंड एक और वीडियो डाल रही हूँ, हाउ टू रिटेन एंड रिमेम्बर, कैसे जल्दी याद करें, उस पर एक वीडियो डाल रही हूँ। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर। एंड कोई भी कुछ भी शेयर करना हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी बताना हो, कोई भी चैप्टर करना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो प्लीज, वहां पर ही सारी PDF में लेके आते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।